अच्छा, पिछली क्लास में हम पढ़ा दिए थे आवेशों के बारे में, आवेशों के हम लोग गुण भी पढ़ चुके थे, आवेशन के तरीके भी हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले लेक्चर का डीपीपी सॉल्व कर लिए होंगे, डीपीपी देख भी लिए होंगे, उसका सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो वो सब माई स्कूल के ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ख्याल रखेंगे कि लेक्चर के साथ साथ डीपीपी प्रैक्टिस भी एकदम जरूरी है। अब ध्यान देते हैं, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले ना हम कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा देना चाह रहे हैं। ये वर्ड बार बार आएगा, बिंदु आवेश बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट चार्ज। पहले समझने की कोशिश करते हैं बिंदु आवेश क्या होता है। जैसे याद करते हैं हम लोग क्लास 11th में, कक्षा 11 में हम लोग पढ़े होंगे बिंदु द्रव्यमान के बारे में। जैसे होता है ना कि जैसे ये तुम देखो, ये मार्कर देखो ध्यान से, तो यहाँ द्रव्यमान हर जगह है कि नहीं। जैसे हम बोले, मान लेते हैं एक बार को कि इस मार्कर की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बोले कि देखो 1 सेंटीमीटर पे भी मास है, 2 सेंटीमीटर पे भी, 3 सेंटीमीटर पे भी, 4 सेंटीमीटर पे भी, ऐसे करते करते पूरे 10 सेंटीमीटर पे द्रव्यमान है हर जगह। तो देखो यहाँ द्रव्यमान का वितरण हुआ है, बटा हुआ है द्रव्यमान, ठीक है। उसी तरीके से आवेश भी जो होता है वो बटा हुआ होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वस्तु है, ऐसे गोलाकार वस्तु है जिसमें हर जगह आवेश है, आवेश आवेश, जैसे द्रव्यमान फैला हुआ हो है, ऐसे ही तुम ऐसा समझ लो कि यहाँ द्रव्यमान ना समझ के ना तुम समझ लो कि हर जगह आवेश फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि जो ये है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं ना कि इसकी त्रिज्या जो है वो है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ठीक बोले सर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस गोले से कुछ एक निश्चित दूरी पर गए। मान लो कि जो ये दूरी है वो है, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर गए तो हम लोग इसको बिंदु आवेश नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि देखो जो दूरी है वो इसके साइज के कंपैरिजन में ज्यादा तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। कोई चीज अगर बहुत दूर से देखेंगे तब ये हमको बिंदु आवेश लग सकता है। जैसे देखो ना, अगर हम ये छोटा बनाए हैं, जैसे अभी तुमको ये जितना छोटा दिख रहा होगा, देखो इससे कंपेयर करो एक बार, इससे तो देखो इसके कंपेयर में ये छोटा दिख रहा है कि नहीं? बोले हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा हो गया, और इसके कंपेयर में तो बहुत छोटा है। तो तुमको क्या करना है ना, ये समझना है कि कोई चीज बिंदुवत होगा कि नहीं, बिंदु आवेश मान सकते हैं कि नहीं, ये हमेशा निर्भर करेगा कि हम लोग उसको कितनी दूरी से देख रहे हैं। अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो हम लोग बिंदु आवेश उसको मान सकते हैं, लेकिन अगर दूरी कम है तो फिर बिंदु आवेश उसको नहीं मान सकते, ठीक है। समझना एक बार, यहां उदाहरण दिया तुमको कि यहां तो बिंदु आवेश नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि हम इसे चलते 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 बहुत दूर गए, और जो ये दूरी है खूब दूर चले गए हैं, और ये दूरी है मान लेते कितनी, 100 मीटर हो गई, ठीक है, बहुत दूर चले गए, तो हमको ये बिंदु आवेश लगने लगेगा कि नहीं? तुम ध्यान से सोचो, ठीक है। इसका मतलब देखो, अब हम किस पे आने वाले हैं? अब हम लोग आने वाले हैं कुलाम के नियम पर, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझ के रखना है कि भाई जो कुलाम का नियम होता है वो बिंदु आवेशों के लिए ही केवल लगता है। तो पहले ये तो समझ जाए कि बिंदु आवेश कब बोलेंगे। तो बिंदु आवेश तब बोलेंगे जब दो आवेशों के बीच जो साइज है वो उनके बीच की दूरी के कंपेयर में बहुत कम हो। मतलब आवेशों का जो साइज हो वो बहुत कम हो उनके दूरी के कंपेयर में, या आवेशों के बीच की जो दूरी है वो उनके साइज से के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, ठीक है। जैसे अगर हम यहीं पर एक और वस्तु रख दें जिसकी त्रिज्या दोबारा से केवल 1 सेंटीमीटर ही हो, मान लो ऐसे है, डिजाइन 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 डिजाइन, और ये दूरी हम लोग मान लिए कितना, फिर से 1 सेंटीमीटर। तो देखो, तो बोले कि अच्छा सर, तो फिर तो हम लोग आवेश की जो त्रिज्या है उसको तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। तो यही परिभाषा हो जाएगी बिंदु आवेशों की, क्या कि जब आवेशों का साइज उनकी दूरी के कंपैरिजन में बहुत कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश। या एक और परिभाषा दे सकते हैं कि अगर जो दूरी है आवेशों के बीच की दूरी आवेशों के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाए तो हम लोग बोल देंगे कि वो जो आवेश है वो कैसा आवेश है, तो वो बिंदु आवेश हो जाएगा, ठीक है, बिंदु आवेश। तो ये समझ के रखना है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई बिंदु आवेश है कि नहीं है। बोले अगर सही से देखा जाए तो कोई भी आवेश को हम बिंदु आवेश बना भी सकते, नहीं भी बना सकते। जैसे मान लो अगर यही है, अगर हम इसको बहुत पास से देखते तो हमको ये बड़ा सा दिखाई देता,
लेकिन अगर हम उसी को बहुत दूर से देखेंगे तो हम लोग को बिंदु आवेश दिखाई देने लगेगा वो। तो वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर किस पे करता है, दूरी पर, कि कितनी दूरी से हम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो फिर हम लोग उसको बिंदु मान सकते हैं, और अगर दूरी बहुत कम है तो उसको हम लोग सतत मान सकते हैं कि फैला हुआ है। देखो यहाँ हर जगह आवेश दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वैसी कहानी है। तो ध्यान देना है कि हम लोग जब कूलाम का नियम पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां बार बार ये शब्द आएगा, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। तो इसको समझ के रखेंगे कि भाई जो कूलाम का नियम है वो केवल बिंदु आवेश के लिए ही लगता है, ठीक है। देखना ध्यान से, बात करते हैं अब हम लोग किस पे, कूलॉम के नियम पर। कूलॉम का नियम, ध्यान देते हैं एक बार इस पर भाई, कूलाम के नियम पर। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम ये कहते हैं कि अगर दो आवेश जिनका परिमाण Q1 तथा Q2 है, वह उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं कि दो आवेश, दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, और अगर उनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है, तो इनके बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा जो है कि जो बल होगा वो उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2। हम इस चीज को लिख भी दे रहे हैं, देखना ध्यान से। यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से देख लो एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। हम फिर से बता दे रहे हैं, यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच लगने वाला बल कैपिटल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखो यहाँ दिख गया ना कि दोनों आवेशों के गुणनफल के देखो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हुआ, और उनके बीच की दूरी के जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हुई बात। अब अगर हम समीकरण, पहले ये लिख लेंगे फिर ये स्टेटमेंट लिख लेंगे। अब देखना लिख रहे हैं आगे, उसके बाद इसको हटा दे रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो यहां से क्या आएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां से अब वापस वही कहानी भाई, ये तो हम लोग कई बार किए भी हैं, और ये याद भी रखना कि जब भी ये वाला चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक आ जाएगा, तो
तो वही हम लोग नियतांक यहाँ ले आते हैं, तो वो नियतांक यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल के आ जाएगा। तो F बराबर क्या आ गया, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है क्या? इसको लिख लो बहुत बेहतर तरीके से। यहां तक की हो गई कहानी। अब थोड़ा ध्यान देते हैं इस पर ना, समझना भाई। F यहां पे क्या है, F है आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। तो ये आवेशों के बीच लगने वाला बल हो गया भाई, यहां तक तो सही है। Q1 Q2 क्या है, Q1 तथा Q2 ये दोनों जो हैं वो तो बिंदु आवेश हो गए, वो दोनों बिंदु आवेश। अच्छा, यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई। अब ये R क्या है, R जो है वो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी। ये सबसे जरूरी बात है भाई कि फॉर्मूला तो याद रहेगा, वो समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग के 12th का अगर सही से देखा जाए तो ये पहला फॉर्मूला है, तो याद तो जरूर से रहेगा। कौन सी चीज क्या है हम उसके बारे में बात किए, ठीक है। F की बात हो गई, Q1 Q2 की भी बात हो गई और R की भी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं किस पर, K पर, ठीक है। ये क्या है, ये एक नियतांक है, ठीक है, नियतांक। लेकिन कैसा नियतांक, देखो दो तरह के नियतांक होते हैं अगर हम सही से बात करें तो। एक ऐसा नियतांक होता है जो कभी नहीं बदलता है, जैसे याद करो हम लोग जब गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़ते हैं तो वहां हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्यों? सार्वत्रिक का मतलब होगा कि वो हर तरह की सिचुएशन में समान बना रहेगा। वैसे ही हम लोग जब PV बराबर nRT पढ़ते हैं तो वहां R को भी हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो वहां पे भी जो R है ना वो हमेशा नियत बना रहेगा, मतलब हमेशा वो फिक्स रहेगा, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन एक और तरह का जो नियतांक आता है वो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हम कुछ सिचुएशन को चेंज कर दें, हो सकता है माध्यम बदल दें, तापमान बदल दें या कुछ ऐसी चीजों को बदल दें, तो वो नियतांक बदल जाता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे ओम्स लॉ याद करो, ओम का नियम क्या था, V बराबर IR। जहां पे अगर तुम्हें याद हो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था कि नहीं, ये हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे जो R आता है प्रतिरोध वाला, वो नियतांक के रूप में आता है। लेकिन हम लोग को ये भी पता है कि सर R बराबर तो रो L बाई ये होता है, वो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। तो इस सूत्र में आया नियतांक भी बदल गया कि नहीं। वैसे ही ये जो K है ना वो भी एक नियतांक ही है, किंतु माध्यम परिवर्तित होने पर जब माध्यम हम लोग बदल देंगे K का मान बदल जाता है। मतलब ये जो K है ना वो निर्भर करता है किस पर, बोले माध्यम पर। किंतु माध्यम परिवर्तित होने पर K का मान बदल जाता है। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है। तो ये बात हम लोग कर लिए भाई। अच्छा, तो ये हम लोग को समझ में आ गया सर कि अगर हम माध्यम बदल देंगे तो जो K होगा वो बदल जाएगा। यहां तक की कहानी तो हो गई। अच्छा, अब यहां फिर से एक बार फोकस करते हैं। K के बारे में थोड़ी और बात करेंगे अभी हम लोग। जैसे K के बारे में अगर हम लिखें तो K का सूत्र यहां से क्या दिखा बताओ। K को अकेले को सब एक तरफ भगाओ, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर। और जो Q1 Q2 बटे में आ जाएगा तो बटा Q1 गुणे Q2। तो देखो किसका मान आ गया, ये K का मान आ गया। K बराबर क्या हो गया, F R स्क्वायर बटा Q1 Q2। अगर हम बोले कि चलो भाई अब बताओ कि इस बेचारे का मात्रक क्या होगा, तो ठीक है सर दिमाग लगाते हैं। मात्रक निकालने का क्या तरीका था, मात्रक बोलना ठीक नहीं है, यहाँ ये बोलना ठीक है कि SI मात्रक के बारे में भी बात कर रहे हैं, SI मात्रक, ठीक है।
क्योंकि हम लोग, तुम्हें बता भी होगा ये बात कि भौतिक विज्ञान में हम लोग कई जगह क्या, लगभग सभी जगह SI मात्रक का ही बार बार प्रयोग करते हैं। तो जितने भी राशियां यहाँ दिख रही हैं उन सब का SI मात्रक लिख लेंगे तो हम लोग को K का भी SI मात्रक मिल जाएगा। तो बल का SI मात्रक बोले न्यूटन, दूरी का SI मात्रक मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, आवेश है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, लेकिन एक बार नहीं है, कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि K का जो SI मात्रक हुआ वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? बोले सर ये तो ठीक है। अच्छा, अब बात आती है किसकी, अब बात आती है विमीय सूत्र की कि भाई इसके सर विमा क्या होगी, विमा पे ध्यान देते हैं। तो जो जो राशि है उसका विमा लिख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ध्यान देते हैं एक बार, इसका विमा, बल की विमा mL t की घाते -2 हो गया। ये क्या है, मीटर, मीटर दूरी, दूरी का जो विमा था वो तो L था, तो ये L उसकी घाते 2। ये क्या है, ये Q, Q कूलाम हो गया ना, तो Q बराबर क्या होता है IT, तो I का क्या हो जाएगा A और समय का क्या हो जाएगा T और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो कूलाम का हो गया A × T। कैसे, क्योंकि Q बराबर IT होता है। अरे कक्षा 10 में तो पढ़े होंगे। अब ये कोई नहीं बोलेगा अगर ये सर फिर कक्षा 10 की बात, क्या बात कर रहे हैं आप कि सर यहाँ 12 का नहीं याद है, 11 का नहीं याद है। कोई बात नहीं, इतनी तो बेसिक बात याद होनी चाहिए भाई। Q बराबर क्या होता है IT, जहाँ पे I क्या है, I है विद्युत धारा और T क्या है समय। तो विद्युत धारा का विमा क्या था A, T का कैपिटल T, तो ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे m L की घाते 3 T की घाते, ये -2 पहले से था, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो दोनों की 2 घात हो गई ना, ऊपर लेके जाएंगे तो T की घाते -2 और, तो -4 घात हो जाएगा और A की घाते -2 और आ जाएगा। तो ये आ गया mL की घाते 3, T की घाते -4 और A की घाते -2। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? तो ये हो गया K के बारे में कहानी। यहाँ हम लोग पढ़ लिए मात्रक, यहाँ पढ़ लिए विमा, और एक और बात समझ गए कि भाई अगर माध्यम बदला तो K का मान बदल जाएगा। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये आए कि सर माध्यम किसकी बात कर रहे हैं आप? हम माध्यम बात कर रहे हैं वो जो दोनों बिंदु आवेशों के बीच में है। जैसे अगर हम यहाँ एक बिंदु आवेश ले लें, यहाँ एक बिंदु आवेश ले लें, तो अभी जैसे एकदम प्रैक्टिकली सोचो, मान लो ये हमारे इस वाले हाथ में एक आवेश है, यहाँ पे एक आवेश है, तो इन दोनों आवेश को ऐसे मान लो पकड़े हुए हैं, तो इन दोनों आवेश के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? बोले सर कुछ नहीं, मतलब हवा है। तो बोले हवा एक तरह का माध्यम होगा, ठीक है। अब मान लो हम इन दोनों आवेशों को ऐसे लिए और ऐसे पानी में डुबकी मार लिए। अब हम जब पानी में डुबकी मारे तो अब बताओ इन दोनों आवेशों के बीच में क्या आ गया? बोले पानी आ गया सर। मान लो कुछ भयानक काम किए और हम रॉड, ऐसे शीशे का रॉड होता है ना, शीशे का रॉड, उसके किनारे किनारे पे हम इस आवेशों को चिपका दिए ऐसे। तो अगर हम इन आवेशों को चिपका दे तो देखो उन दोनों आवेशों के बीच में अब शीशा आ गया कि नहीं? तो देखो हम बार बार क्या बदल रहे हैं? माध्यम। तो K बार बार बदलता जाएगा। तो जब तक दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम फिक्स तब तक ये नियत, लेकिन जैसे ही माध्यम बदल देंगे तो K का मान भी बदल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना इस पर। अब ना हम लोग K के मान को समझते हैं कि सर K का मान होता कितना है आखिर, ठीक है। तो अभी हम किसके लिए बता दे रहे हैं? वायु के लिए। अच्छा, जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग रट के भी लेंगे। अगर माध्यम के बारे में कोई बात नहीं किया है ना तो समझ जाना कि निश्चित तौर पर वो वायु की ही बात कर रहे होंगे। तो K बराबर होता कितना है? K बराबर होता है 9 × 10 की घाते 9। मात्रक क्या होगा? मात्रक जीरा क्या है? मात्रक ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मतलब कि ये K का SI में मान है। जब SI मात्रक होता है तो उसका मान कितना होता है? 9 × 10 की घाते 9। ये कब है? जब माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, ठीक है, निर्वात हो। ये क्या है भाई? निर्वात क्या है? पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो समझ लो। निर्वात की बात तब कर रहे हैं जब कोई माध्यम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो कि ये कमरा है, इस कमरे में से हम सारी हवा बाहर निकाल दें, जैसे ये जो लाइट जल रही है वो लाइट जलती रहे, हम बोल भी रहे हैं, ठीक है, कैमरा ऑन है, माइक सब ऑन है। तुम ये सोच समझ के बताओ अच्छे से
कि अगर हम इस कमरे से वायु बाहर निकाल देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ, कुछ नहीं है तो केवल निर्वात बोलेंगे, ठीक है। जब कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है तो हम निर्वात बोलते हैं, जैसे सूर्य है और पृथ्वी उसके बीच में निर्वात है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ निर्वात बना दें किसी तरीके से जुगाड़ विगाड़ लगा के, तो हम बोल रहे होंगे, तुमको ये दिख रहा होगा कि अरे होठ हिला रहे हैं, क्या आवाज सुनाई देगा कि नहीं? सोचो ध्यान से कि अगर हम बोल रहे हैं, लाइट जल रही है, तो हम होठ हिलाते हुए तुमको दिखाई देंगे कि नहीं, हमारी आवाज सुनाई देगी कि नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है, सोचो अच्छे से। या तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो, पहले सोच लो, अब सुनना ध्यान से कि देखो तुम्हें अगर ये याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो ध्यान से सुन लो भाई अच्छे से, कि जो ध्वनि तरंग होती है वो ऐसी तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग यहां देख लिए भाई कि माध्यम क्या होना चाहिए, वायु या निर्वात होगा, तो उस केस में के का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 मात्रक, तो पता ही है। अब देखो, जैसे अब मेन बात ये है कि सर ये समझ में तो आ गया, लेकिन ये तो कूलाम का नियम आया कहां से? जैसे सूत्र हम लोग, तुम देखो ध्यान से याद करो, तो हम लोग 11 12 में, या 12 तो अभी अभी आए हैं, 11 में याद करो, जितने भी सूत्र पढ़ रहे थे हम लोग उसको डिराइव करते थे, खोजते थे, कहीं ना कहीं से उसको प्रूफ करते थे। लेकिन हम ये कूलाम का जो सूत्र है वो तो डायरेक्ट बस लिख दिए। क्वेश्चन ये आता है कि ये इस सूत्र को, ये देखो पहली बात हम तुमको ये क्लियर कर दें कि कूलाम के नियम का कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए ना हम लोग इसको कूलॉम्स लॉ बोलते, ला नहीं, कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ का मतलब तुम ऐसा समझ लो कि फिजिक्स में अगर कहीं भी लॉ वर्ड आया ना तो समझ लो कि वो एकदम खोज भगवान टाइप की कोई चीज है, कि हम लोग उसको बस पा गए हैं, उसका कोई प्रूफ है ये मिलता ही नहीं है, ठीक है। ऑल्दो जैसे कैपलर्स का लॉ है, कैपलर के नियम, उसको बाद में प्रूफ कर लिया गया, लेकिन जितने भी लॉ, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम, कैपलर्स लॉ, कैपलर का नियम, ये सब जितनी चीजें थी ना, ये हम लोग बस लॉ मान के पढ़ते हैं, डायरेक्ट आ गया और हम लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा, आया कैसे? ये ना फॉर्मूला ऐसे कि जैसे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन से लाई जाती है चीजों को, कि कुछ कुछ जुगाड़ लगाया जाता है, देखा जाता है, और जब ये सही सेट होता है तो उसको फॉर्मूला जैसा बना दिया गया, और ये अभी तक कभी फेल हुआ नहीं है, तो हम लोग इसी को सही मानकर चल रहे हैं और अभी तक कहानी सही चल रही है। जैसे बायट सेवर्ट लॉ तुम आगे जाके पढ़ोगे, बायो सेवर्ट का नियम, तो वहां पे भी इसका प्रूफ नहीं मिलेगा, वो भी ऐसा ही है कि ऑब्जर्वेशन किया गया, हर जगह सही सेट होता रहा तो उसको फॉर्मूला जैसा रूप दे दिया गया, और फिर सब जगह लगाया गया तो हर जगह सही बैठ रहा था, तो उसको लॉ बना दिया गया, नियम बना दिया गया, ठीक है। अब हम तुमको हल्का फुल्का समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्चुअली में कूलॉम क्या किए होंगे, ठीक है। तो वो क्या किए, वो ध्यान सुनना। जैसे उन्होंने वो एक स्फेयर लिए, ठीक है, गोला लिए, ठीक है, ऐसे सिमिलर तरह के ना कई गोले ले लिए, ध्यान समझना इस चीज को कि ये आया कैसे होगा, हम उसके बारे में समझा रहे हैं। वो कई सारे एक समान गोले ले लिए, ये गोला सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लो ना कि सिमिलर है, सेम है ये गोला, ठीक है। अच्छा, गोला ले लिए भाई, सब के सब ना अनावेशित गोले थे, किसी पर कोई भी आवेश नहीं था। तो इस गोले पर वो पहले आवेश दे दिए, कितना, स्मॉल q, ठीक है, ये सब अनावेशित, सब पे 0 0 0 0, कोई आवेश नहीं था। फिर वो क्या किया ना, देखना ध्यान से, वो इसको टच करा दिए। अब आवेशों के संरक्षण नियम से हमको पता है, और आवेशों की योज्यता नियम से भी हमको पता है कि भाई जब संरक्षण होगा, एक समान गोला है, तो इन दोनों पर पहले शुरू में कितना आवेश था, कुल कितना आवेश था, q, बाद में इन दोनों पर आधा आधा बढ़ गया, कितना हो गया, q/2 q/2। देखो अभी भी जोड़ने पर क्यों ही आ रहा है, तो आवेशों का संरक्षण तो अभी भी लग रहा है। फिर वो क्या किए ना कि इन दोनों के बीच का ये जो, इन दोनों के जो आवेश है उसको फिक्स रखे, ठीक है, दूरी को ऐसे बार बार बदल बदल के F को, जो फोर्स है उसको कैलकुलेट किए। अच्छा, किससे कैलकुलेट किए, तो वो एक ऐठन तुला करके आता है, यहाँ फोटो भी आ रहा है, यहाँ पे फोटो आ रहा है, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो ऐठन तुला नाम का एक चीज यूज किए, जिसके थ्रू वो इन फोर्सेस को कैलकुलेट कर पा रहे थे, ठीक है। तो पहले क्या किया, पहले आवेश को निश्चित कर दिए, दूरी बदलते रहे, और तब F और दूरी के बीच में कुछ रिलेशन खोजें, और क्या रिलेशन मिला कि जो फोर्स होता है, बल होता है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इस गोले को लिए जो q/2 वाला था, तो q/2 जैसे मान लो स्पेस पे आधा आधा बढ़ गया, q/2 और
Q/2। फिर इन दोनों को टच करा दिए। जब इन दोनों को टच कराएंगे तो अब शुरू में कितना कुल आवेश था Q/2, दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा, तो इस पर आ जाएगा Q/4 और इस पर आ जाएगा Q/4। ठीक है, अब एक बार इसको लिए, इन दोनों को लिए थे शुरू में Q/2 और Q/2 वाला, फिर बाद में Q/2 और Q/4 वाले ले लिए, फिर ऐसे इन दोनों को टच करा के क्या पा गए, Q/8 पा गए, Q/8 और Q/8 पा गए, फिर इन दोनों को टच करा के Q/16 पा गए, और दूरी क्या रखे, नियत रखे, मतलब इन्हीं दूरी पर एक बार Q/2 वाला रखे, फिर एक बार Q/4 वाला रखे, फिर एक बार Q/8 वाला रखे, ऐसे बदलते रहे। तो क्या बदलते रहे, बोले आवेश बदलते रहे। अब की बार दूरी नियत रखे तो उनको पता चला कि जो बल था वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती आया। ठीक है, तो ये तरीका यूज किए थे कूलाम, क्या पता लगा लेने के लिए, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ये तरीका था। अब हम एक बेसिक बात यहाँ पे समझा दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखे, ध्यान सुनना भाई। बिंदु आवेश क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात किए, फिर हम लोग बात किए कि भाई बल जो होता है उसका क्या सूत्र दिए थे, कूलाम। फिर हम ये समझे कि भाई F बल में जो सूत्र था बल का, उसमें क्या क्या आया, F क्या था, K क्या था, Q1 Q2 क्या था, R क्या था, ये सब डिस्कस कर लिए हम लोग। तो ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग K का मान पढ़ लिए, विमा पढ़ लिए, मात्रक पढ़ लिए। फिर हम ये बताएं कि भाई ये कूलाम जो ये फॉर्मूला दिए वो सोचे कहाँ से होंगे, उसके बारे में बात किए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना भाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो ये F का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, K Q1 Q2 बटा R²। बोले K नियतांक, लेकिन गजबे नियतांक है तो बेचारा, क्यों बताओ, क्योंकि जो K है वो अपना रूप बदलता जाएगा। अगर हम माध्यम बदलते जाएंगे तो जो K है वो अपना रंग बदलता जाएगा। ठीक है, ये भी अपनी कहानी अलग अलग दिखाएगा। लेकिन अगर वायु या निर्वात लेके चल रहे हैं, जैसा कि 99% चांसेस होगा, 90% चांस होगा कि वायु या निर्वात रहे। अगर कुछ नहीं बोला तो भी वायु निर्वात लेके चलेंगे, अगर कुछ और बोला जाएगा तो K का कुछ और मान लेंगे। क्या लेंगे, कैसे निकालेंगे, उस पर बात करेंगे अगले लेक्चर्स में, दूसरे तीसरे लेक्चर में उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया Q1, ये हो गया Q2। अब बात यह आती है कि सर ये जो बल है वो लग कैसा रहा होगा, आकर्षण का कि प्रतिकर्षण का। तो हम बताए थे, याद करो कहानी, कि अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो इन दोनों आवेशों के बीच में दुश्मनी हो जाएगी। दुश्मनी मतलब धक्का मुक्की देंगे, धक्का मुक्की देंगे मतलब भगा विगा देंगे। तो क्या कर रहे होंगे, बोले ये तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण का बल दे रहे होंगे। लेकिन अगर प्लस ले लिए माइनस ले लिए या माइनस ले लिए प्लस ले लिए तो विपरीत आवेशों के बीच में प्यार होता है। प्यार मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। यहां तक की कहानी क्लियर है। अच्छा, जो ये बल की दिशा होती है ना, बल की दिशा, देखो हम यहां बात ये लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बल की दिशा दोनों आवेशों को जोड़ने वाले रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाले रेखा के अनुदिश होती है, मतलब कि या तो इस पर जो बल होगा वो इसको इधर खींच रहा होगा, इसका मतलब प्यार और आकर्षण, इसका मतलब इन दोनों का जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा, या ये इसको दूर की तरफ धक्का दे रहा होगा। लेकिन दोनों बल जो है वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा, उसी रेखा के अनुदिश लगेगा। ठीक है, ये प्लस है, मान लो ये माइनस है, तब तो ये इसको आकर्षित कर रहा होगा तो इसकी तरफ चलेगा ऐसे। लेकिन अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस हो गए तब इसको तो धक्का लग रहा होगा। तो बल की दिशा इधर या उधर हो सकती है, लेकिन जो बल होगा वो हमेशा इसी लाइन के, इसी रेखा के अनुदिश ही लगेगा। ठीक है, ये यहां तक की कहानी हम लोग की हो गई। ठीक है, अब हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड, ताकि हम लोग को ये क्लियर हो जाए कि भाई F का फॉर्मूला भी याद हो जाए और K का मान भी याद हो जाए। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड फटाफट, ताकि हम लोग को जो ये फॉर्मूला है वो लर्न हो जाए। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, जो ये दिशा है ना वो कब किधर होगा उस पर बात करेंगे, अभी परेशान नहीं होंगे।
देखो बल कैसी राशि, याद करो बल एक सदिश राशि है कि नहीं, तो इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो हम एक साथ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम परिमाण समझा लेंगे अच्छे से कि क्या क्या मान कैसे कैसे निकालना है, फिर दिशा निकाल लेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके एक साथ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल परिमाण निकालने पर ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देखना प्रश्न लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दोनों आवेशों, दोनों एक्चुअली बहुत सही क्या लिखना है, बहुत सही लिखना है दोनों बिंदु आवेशों, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करें, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों प्रश्नों मतलब निम्नलिखित प्रश्नों में दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसको ज्ञात करना, ठीक है। दोनों लगने वाले बल का अभी केवल किस पे फोकस कर रहे हैं, परिमाण पर, ठीक है। बल का परिमाण ज्ञात करें। चलो पहला दे रहे हैं भाई, ध्यान से करते हैं एक बार। यहां मान लेते एक आवेश दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की जो दूरी है वो दे दी गई है 3 सेंटीमीटर। बल का मान बताना है। चलो अब एक 2 मिनट ले वीडियो रोकेंगे और ट्राई करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करो 2 मिनट ले वीडियो रोको पहले और क्वेश्चन ट्राई कर लो। यहां जो बल बताना है वो न्यूटन में बताना है, ठीक है। चलो ट्राई करो। अब ट्राई करने के बाद सुनना ध्यान से भाई, जो फॉर्मूला है पहले उसका प्रयोग कर लेते हैं। F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। भाई K का मान पता कुछ नहीं बोला गया है ना, तो वायु या निर्वात मान के चलेंगे। तो K का मान 9 × 10⁻9, लेकिन आवेश को किस में रखना पड़ेगा, कूलाम में। तो यहाँ किस में है, माइक्रो कूलाम में। और 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होता है, ये पहले बता चुके हैं। तो कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻6। ये भी माइक्रो कूलाम में है, इसको भी बदलना पड़ेगा। तो आ जाएगा कितना, 2 × 10⁻6 बटा दूरी कितना, 3 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर रखना पड़ेगा ना, तो 10⁻2। अरे ये तो समझ में आ रहा होगा ना। अरे भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 10⁻2 सेंटीमीटर हुआ ना 1 मीटर बराबर। तो अगर हम इसको लिखें तो 1 सेंटीमीटर बराबर उधर लेके जाएंगे तो 1/10⁻2 मीटर, और इसको ऊपर लेके चले गए तो 10⁻2 मीटर हो गया कि नहीं, तो आ तो गया। लेकिन r का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 × 4 दूनी के 8 गुड़े ये कितना है, -6 -12 और 9 10⁻3 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻4। अरे घात में घात का गुणा करते हैं ना, ये 9 उड़ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻3 और गुणे 10⁻4। तो गुणा विड़ा कर लेंगे, कितना आ गया, 80। सब कुछ SI मात्रक में रखे हैं, इसलिए जो बल होगा वो भी SI मात्रक का आ गया। कितना आ गया, 80 न्यूटन, ठीक है। बस ये हो गया, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा सेकंड भाई क्या बोल रहे हैं, कैसे ना, मान लेते हैं हमारे पास 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ है, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, और एक और प्रोटॉन है तो इस पे भी धनावेश हो गया। भाई कितना दूरी दिया हुआ है, इनके बीच का दूरी दे दिया गया है 4 फर्मी, ठीक है। अच्छा 4 फर्मी को ना लिखने का वही तरीका है, उसको ना फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। 4 फर्मी, देखो 4 फर्मी बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻15। मतलब कैसे, क्योंकि जो एक फर्मी होता है ना
1 फर्मी बराबर 10 की घाते -15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है, 1 फर्मी बराबर 10 की घाते -15 मीटर। तो ठीक है भाई, ये 4 फर्मी का दूरी दिया हुआ है और दोनों प्रोटॉन दिया, पूछा जा रहा है कि इनके बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है। चलो भाई 2 मिनट के लिए फिर से वीडियो रोको और ट्राई कर लो। क्वेश्चन कर लिए हैं क्या? सुना ध्यान से भाई, फिर से सूत्र लगाते हैं। F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। K का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, क्योंकि फिर कुछ नहीं बोला गया है तो फिर हम लोग वायु मान के चलेंगे। Q1 भाई प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर तो धनावेश होता है E के बराबर, और इस पर भी धनावेश E के बराबर, दोनों प्रोटॉन है। और E का खुद का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। तो बोले इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19 और गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बटा, अब ये दूरी भाई इनके बीच का दूरी कितना है? 4 गुणे 10 की घाते -15 और इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अरे क्योंकि आर स्क्वायर था। अच्छा ध्यान देते हैं भाई, 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 दोनों को एक बार अलग अलग लिख लिए। अब गुणे ध्यान देना ना, 10 की घाते 9 है, 10 की घाते -19 है, तो 10 की घाते -10 बचा, -10 -19 तो 10 की घाते -29 हो गया कि नहीं यहाँ पे? ये ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, बटे 4 चौक के 16, क्योंकि 4 गुणे 4 हो जाएगा, और गुणे 10 की घाते, घात में घात का गुणा, तो 10 की घाते -30 हो जाएगा कि नहीं? अब एक और चीज देखते हैं ना, ये ऐसे तो यहाँ बच गया 10। अरे बोलो भाई, यहाँ पे बच जाएगा 10, इसका गुणा करेंगे तो 10 की घाते 1 और 10 की घाते -30, तो 10 की घाते -29 और -29 उड़ जाएगा। तो बचा कितना? देखना, जो बच रहा है वो है 9 गुणे 1.6। ये बात समझ में आ रही है? अब इसका गुणा कर लेते हैं, 16 9 144, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 14.4 न्यूटन आ जाएगा। तो ये किसका मान आ गया? बल F का मान आ जाएगा। बस हो गई ये कहानी भाई, नोट कर लो अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह के ना बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी में भी और हमारे साइड बुक में भी मिल जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन ना हम लोग डीपीपी में भी दे देंगे ताकि हम लोग एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और अगले टर्न पे हम फिर इससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो डीपीपी प्रैक्टिस एकदम साथ में जरूरी है भाई। चल थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोला क्या जा रहा है? 2 बिंदु आवेश हैं, ये ख्याल रखेंगे भाई। 2 बिंदु आवेश, एक का मान दे दिया गया 80/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलम। एक और जो आवेश है वो दे दिया गया 160/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलम। ठीक है, दोनों का मान दे दिया गया, दोनों बिंदु आवेशों का। इनके बीच की दूरी भी दे दी गई है, इनके बीच की दूरी जो है वो है 0.1 मीटर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है एक पार्ट तो पहले ये है कि इनके बीच का बल कितना है। तो सबसे पहले यही सॉल्व करो तो कि अगर ये दोनों आवेश पता है, इनके बीच की दूरी दे दी गई 0.1 मीटर, तो पूछा जा रहा है कि जो बल है उनके बीच में वो कितना लग रहा होगा। 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और ट्राई कर लो। क्वेश्चन कर लिए हैं क्या ट्राई? देखना सुनना ध्यान से भाई। अगेन वही सब कहानी चालू करते हैं भाई। बल बराबर क्या था? K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर था। K का मान कितना? 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे, अब Q1 Q2 पर फोकस करते हैं भाई। दोनों आवेश तो पता है, अब हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना। 80/3 गुणे 160/3, अब तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हैं इस चीज को भाई। दोनों लिखने के बाद हम गुणा करें, उससे अच्छा है कि घात को हम पहले ही गुणा कर लेते हैं। कितना आएगा? 10 की घाते -9, 10 की घाते -9 जुड़ के 10 की घाते -18 हो गया, बटे आर स्क्वायर। अच्छा ये कितना है? इसको हम लोग 10 की घाते -1 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? हो जाएगा। अच्छा तो 10 की घाते -1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 की घाते -2 हो जाएगा कि नहीं? अब ध्यान देना, 3 तरीके 9 उड़ जाएगा। यहाँ आया कितना? 80 गुणे 160 गुणे, अब ध्यान देते हैं, 10 की घाते 9, 10 की घाते -18, तो 10 की घाते -9 बचा कि नहीं? और नीचे घात में घात का गुणा तो -2 हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो 10 की घाते +2 हो गया कि नहीं?
अब ये देखते हैं इसको, 16 चौक के 64, 16 85, 16 टू 128 ना, 16 टू 128, तो ये 1 2 8 और पीछे दोनों 0 गुणे 10 की घात, ये कितना आएगा -7 हो गया कि नहीं। अब यहाँ दशमलव दिख रहे हैं तो यहीं दशमलव हुआ ना, तो 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 1.28 गुणे 10 की घाते 4 गुणे 10 की घाते -7, मतलब ये हो गया 1.28 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन। ठीक है, तो जो बल आएगा वो कितना आ जाएगा 1.28 गुणे 10 की घाते -3। अब देखो क्या बोल रहे हैं ना कि अगर ये दोनों आवेश तो है, सही बात है, दोनों एकदम छोटे सूक्ष्म गोले टाइप के, मान लो ऐसे सूक्ष्म गोले हैं। हम बताए थे ना वो स्टेप में स्टार्टिंग में आते ही हम ये बताए थे कि अगर कोई स्फीयर टाइप का, कोई गोला टाइप का होगा लेकिन बहुत दूर से देखेंगे तो हमको ये बिंदु जैसा दिखाई देगा, ये वैसी ही कहानी है। फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को टच करा दें और फिर दूर रख दें तो अब बल कितना हो जाएगा। दोनों कैसे टच करा दें फिर दूर रख दें, उतनी दूरी पर रख दें तो बल कितना हो जाएगा। चलो 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और ट्राई कर लो तो एक बार देखना, सुनना ध्यान से। अभी हम क्या किए थे भाई, देखो एकदम सिंपल कहानी है कि अगर एकदम सेम टाइप का है ये, पहले कितना आवेश था 80/3 प्लस 160/3, दोनों का 10 की घाते -9 हम कॉमन ले लिए। अरे दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 10 की घाते -9 दोनों जगह है ना, कॉमन ले लिए, तो ये आया कितना, देखो 16 और 8 कितना हो जाएगा, ये 240/3 गुणे 10 की घाते -9, मतलब ये कितना आ गया, ये 80 गुणे 10 की घाते -9 कूलम आया टोटल। ठीक है, अब दोनों सेम एकदम, तो दोनों पर आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो एक पर कितना आ जाएगा, इस वाले पर आ जाएगा 40 गुणे 10 की घाते -9 और इस वाले पर भी कितना आ जाएगा 40 गुणे 10 की घाते -9 कूलम। अरे 80 था टोटल, दोनों पर आधा आधा आ गया, बोले हाँ सर ठीक है। अब देखो अगर हम दोनों पे बराबर बराबर रख दे, देखो फिर वही सूत्र लगाते हैं एक बार, देखना ध्यान से भाई। K का मान कितना है 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 Q2 पर ध्यान देते हैं ना, Q1 कितना 40 गुणे 10 की घाते -9 गुणे 40 गुणे 10 की घाते -9 बटा दूरी वही है तो 10 की घाते -1, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो 10 की घाते -2 हुआ कि नहीं। अच्छा अब देखना 16 9 144, तो 144 और 1 2 ये आ जाएगा, और गुणे ये इससे कैंसिल 10 की घाते -2 और 10 की घाते -9, ऊपर का 10 घाते +2, तो आ जाएगा 10 की घाते -7 दोबारा से। ठीक है, अगर हम इस पे ध्यान दें तो 1 2 3 4 फिर से 4 घात बाहर निकलेगा, गुणे 10 की घाते 4 और गुणे 10 की घाते -7 गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1.44 गुणे 10 की घाते -3, अरे न्यूटन ना, बल निकाल रहे हैं ना, तो 10 की घाते -3 न्यूटन आ जाएगा। बस ये बात समझ में आ रही है, ये ख्याल रखना है ना। आधा आधा केवल तभी बांट पा रहे हैं जब दोनों एक दूसरे के एक समान हैं। अगर दोनों एक साइज जो दोनों की साइज अलग अलग होती या नेचर अलग अलग होता तो कहानी अलग अलग होती, क्या होती वो हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझ के रखो। अगर अभी नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा तो दोनों को ना एकदम सेम तरीके का बोला गया होगा, सेम शेप और साइज है उन सभी का, तो जो आवेश होता है वो बराबर बराबर बढ़ जाता है। बस फिर तो वही सूत्र लगा लिए और आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक की कहानी तो हो गई और आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, देखना ध्यान से, नॉर्मल सी कहानी है भाई, समझते हैं उसको भी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं यदि दो आवेश, दो बिंदु आवेश, अरे ये बिंदु छूट जा रहा है क्या बार बार, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखे हों, तो यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो उनके बीच न्यूनतम संभव
बल का मान K तथा स्मॉल e के पदों में ज्ञात करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ध्यान समझना पड़ेगा, ये दिमाग लगाते हैं, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, कहानी बहुत जरूरी है, कई सारे एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। देखो सुन लो ध्यान से, बोला क्या जा रहा है कि भाई दो बिंदु आवेश है, ठीक है, दो बिंदु आवेश कितनी दूरी पर रखे, ये एकदम क्लियर बता दिया गया है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितना आवेश है ये नहीं पता है, लेकिन कितनी दूरी पर है ये पता है। तो बोला जा रहा है कि उनके बीच लगने वाले न्यूनतम संभव बल का मान ज्ञात करना है। किसके रूप में? K और E, मतलब हम लोग का जो उत्तर आएगा उसमें K दिख सकता है और E दिख सकता है। चलो ऐसा करते हैं, 5 मिनट के लिए पहले वीडियो रोकेंगे और ट्राई कर लेंगे। तो 5 मिनट पहले ट्राई कर लो। अब ट्राई करने के बाद सुनना ध्यान से, भाई बहुत आसान सी कहानी है, कोशिश करते एक बार, देखते हैं। मान लेते हैं, मान लो, माना दोनों आवेश Q1 तथा Q2 है। ठीक है, मान लिया कि दोनों आवेश जो है वो Q1 और Q2 है। अच्छा, कितनी दूरी पर रखें ये तो क्लियर है, ये रहा Q1 और ये रहा Q2। कितनी दूरी? 1 मीटर की दूरी। तो अगर हम यहाँ पे बल का सूत्र लगाएं तो क्या आएगा? K Q1 Q2 बटा 1 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी R तो 1 है। तो यहाँ से जो बल आया वो आ गया कितना? K Q1 Q2, ये तो हो गया। लेकिन समस्या ये है कि ये आंसर नहीं हो सकता है। पहली बात कि हम लोग Q1 Q2 अपने मन से माने हैं, और दूसरी बात कि हम लोग को K और E के पद में चाहिए, यहाँ E तो दिख ही नहीं रहा है। और F मिनिमम कैसे हो सकता है? कोई बल न्यूनतम कैसे करें? देखो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, माध्यम के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मतलब माध्यम हम लोग वायु लेके चलेंगे, ये तो सही है। हमको ना ये वाला बल मिनिमम करना है। अगर हमको ये बल मिनिमम करना होगा तो हम लोग को ये Q1 Q2 भी मिनिमम करना पड़ेगा कि नहीं? सोचो, Q1 जितना कम होगा ये F भी उतना ही कम होगा कि नहीं? और ये Q2 जितना कम होगा ये वाला F भी उतना ही कम होगा कि नहीं? इसका मतलब कि F मिनिमम होने के लिए Q1 और Q2 का भी मिनिमम होना जरूरी है। बोले हाँ सर, ये बात तो सही है। तो आप देखना ध्यान से, F को न्यूनतम करने के लिए अगर हमको F को एकदम कम करना है, ठीक है, बोले हाँ सर अगर F को कम करना है तो बोले अगर F को कम करना है ना तो Q1 Q2 कम होना चाहिए। तो Q1 तथा Q2 भी न्यूनतम होना चाहिए। अब याद करते हैं एक बार, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो बात समझ में आ गई भाई। और याद करो Q बराबर क्या होता था? प्लस माइनस NE होता था कि नहीं? याद है आवेशों के क्वांटीकरण हम लोग पढ़े थे। तो आवेशों के क्वांटीकरण में हम लोग ये सीखे थे कि जो किसी भी वस्तु पर आने वाला आवेश है वो हमेशा E का पूर्ण गुणज होता है। मतलब N का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 ये सब हो सकता है। तो बोले N का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? बोले 1। इसका मतलब कि अगर हमको यहाँ से Q न्यूनतम Q मिनिमम चाहिए तो वो E होगा कि नहीं? क्यों, और क्या होगा उसके लिए? क्योंकि हम लोग N का जो न्यूनतम मान 1 है वो रख दिए। बोले ये बात समझ में आ रही है? तुम ऐसा सोच सकते कि सर अगर आवेश ही न रखे तब तो फिर तो कोई बल ही नहीं आया ना। सबसे कम संभव बल पूछा गया, मतलब बल का नॉन जीरो मान बताना है। ठीक है, अशून्य मान। अगर 0 रख देंगे तब तो Q 0, तो F भी 0, वो तो सबसे कम मान हो जाएगा। लेकिन बल का मान तो बचा ही नहीं ना, हमको बल का न्यूनतम मान बचाना है जो अशून्य मान हो। ठीक है, सही तब होता है हम यहाँ अशून्य वर्ड बोले होते। ठीक है, तो अशून्य मान के लिए हम Q का न्यूनतम मान क्या रख सकते हैं? E, क्योंकि 2E 3 रखेंगे तब तो वो ज्यादा ही देगा। तो Q, इसका मतलब ये हुआ कि यही मान हम Q1 का भी रख देते हैं और यही मान Q2 का भी, क्योंकि दोनों न्यूनतम चाहिए। तो अगर हम बोले तब उस केस में जो मिनिमम बल होगा वो आ जाएगा K, Q1 की जगह भी E और Q2 की जगह भी E। तो जो न्यूनतम मान आया वो कितना आ गया बताओ? KE स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से। ठीक है, बाकी अगले टर्न पे हम लोग सीखेंगे
हम तुमको हल्का फुल्का रिवाइज करा दे रहे हैं कि हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या सीखें। सबसे पहले हम ये सिखाएं कि भाई बिंदु आवेश क्या होता है, फिर हम ये बताएं कि कूलॉम का नियम क्या था। कूलॉम के नियम के जो बल का सूत्र मिला K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, उसमें K क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है और R क्या है और F क्या है। ठीक है, तो हम K के बारे में बोले कि K नियतांक तो है लेकिन वो माध्यम पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, और माध्यम बदलने पर जो K होगा वो बदल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग K का मान, K का मात्रक, K की विमा, ये सब चीजें सीख चुके। फिर हम तुमको कुछ क्वेश्चंस कराएं, हम बताएं ये बात भी, हाँ ये भी बात बताएं कि कूलॉम का जो नियम है वो लॉ है, उसका प्रूफ नहीं है। कैसे वो लाए होंगे हम हल्का फुल्का वो समझाने की कोशिश किए, और फिर हम लोग F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पे कुछ न्यूमेरिकल किए। ठीक है, चल बस करते हैं यहाँ तक, थैंक यू, बाकी अगले टर्न पे।